हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव भी। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या इसकी अहमियत है, एग्जामिनेशन रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के बारे में। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज। वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज मतलब दोस्तों हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं हाउ टू वैल्यू द बिजनेस ऑफ कंपनीज। एक कंपनी की वैल्यू क्या होती है कि वो कितना बिजनेस करता है, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है। सो दोस्तों कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ऑल्सो मीन्स बिजनेस वैल्यूएशन, कि बिजनेस को कैसे वैल्यू किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि आज की इकोनॉमी में कितने ज्यादा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं, है ना। कितने ज्यादा इन्वेस्टर्स, कितने ज्यादा फंड्स है जो इन्वेस्ट करते हैं इन द इक्विटीज ऑफ द कंपनीज। कितने ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स है कि जिनको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये सब के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमा फेसी फर्स्ट चीज क्या होती है, वो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, बिजनेस को वैल्यू करना। सो दोस्तों अगर आप बिजनेस को वैल्यू करना नहीं सीखेंगे तब तक आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे तो आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ नहीं होगा। एंड एज अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वो है वेल्थ मैक्सिमाइज करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, है ना। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि कंपनीज में ट्रू ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम सभी लोग एक ही चीज के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी सो ऑटोमेटिकली और ज्यादा इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर कंपनी में आना चाहेंगे, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज में होगा और डिमांड होगी इक्विटी शेयर्स की। सो वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ाना वही आपका प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव है। सो दोस्तों बिजनेस वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई दूसरे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले दूसरे कंपनी का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के पहले आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन सीखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ चलिए मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है वो आया कहां से है। सो वो चीज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से आता है। फिर दोस्तों एक बार हम वैल्यूएशन करते हैं कोई पर्टिकुलर कंपनी का, फिर हम देखते हैं कि भाई जो बिजनेस सेल कर रहा है वो कितना कोट कर रहा है। और फिर हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल तुमने एक पर्टिकुलर कंपनी को वैल्यू किया है 100 करोड़ पे और आपका सामने वाला कोट कर रहा है 150 करोड़, फिर नेगोशिएशंस होते हैं। अगर 150 करोड़ रुपया और आपके हिसाब से वैल्यू है 100 करोड़, तो आप बोलेंगे नहीं यार ये तो ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम वेट करेंगे। वैसे अगर वो 75 करोड़ कोट कर और आपके हिसाब से एक पर्टिकुलर बिजनेस की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, सो हम डेफिनेटली उस बिजनेस में हम वो कंपनी को जरूर अक्वायर करेंगे। इसीलिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का प्राइमा फेसी सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। सो दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आज के इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव ऑल्सो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को बड़े ध्यान से समझिए, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है, फिर वैसे करके आप कुछ मर्चेंट बैंकर के साथ एसोसिएटेड होते हो, सो आपको जो बिजनेस वैल्यूएशन का नॉलेज यहां पे मिलेगा वो सभी मॉडल्स और सभी वैल्यूएशन टेक्निक्स प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। उसी बेसिस पे हम वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज करते हैं। सो करियर रिलेटेड ऑल्सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ज्यादा करियर रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपका करियर बनाना है फाइनेंस में, सो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है, बहुत सारे एवेन्यूज है इसमें। और इंडिया में तो इतने ज्यादा मर्जर्स एक्विजिशंस होने लगे हैं, अभी से नहीं लास्ट डिकेड से इतने ज्यादा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं, और इतना ज्यादा स्कोप है कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो दोस्तों आपको मैं बेसिक सी चीज बताना चाहता हूं कि जो बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल्स जो है, बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो कुछ आज का कंसेप्ट नहीं है।
जो सबसे पहला कंपनी इंडिया में वैल्यू हुआ था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आईपीओ इंडिया में लॉन्च हुआ था। तभी इट वाज वैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, तभी इंडिया में पहली बार वैल्यूएशन लोगों ने देखा था कि क्या हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो तभी बिजनेस वैल्यूएशन की शुरुआत हुई थी। नो डाउट उन्होंने तो बहुत सारा बिजनेस अनएथिकल वेज में किया था और ये एक जरिया था इंडिया में पेनिट्रेट करने का और हमें लूटने का, बट प्राइमा फेसी जो फर्स्ट इंडियन कंपनी वैल्यू हुई थी वो थी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां पे जब भी वैल्यूएशन मॉडल्स जो यूज हुए थे और आज के वैल्यूएशन मॉडल्स जो यूज हो रहे हैं उसमें बहुत अंतर है, बहुत सारा डिफरेंस है, बिकॉज अभी के बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हो कि आज का नीड ऑफ एन आवर जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा वहां पे लोगों ने अपने बिजनेसेस चेंज किए हैं, बिजनेस मॉडल्स को चेंज किए हैं। सो उस बेसिस पे डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन टेक्निक्स भी चेंज होनी चाहिए। सो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी है जिसके बेसिस पे बिजनेस को वैल्यू किया जाता है और कुछ मॉडर्न मेथड्स भी है जिसके बेसिस पे हम बिजनेस को वैल्यू करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा बैलेंस शीट रख दूं आपके सामने और मैं आपको बोलूं कि चलो इस बिजनेस को वैल्यू करो, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, है ना, फिर बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स कितना है, उसमें वर्किंग कैपिटल कितना है, फिर हम देखेंगे कि भाई कोई आउटसाइडर्स क्लेम है या नहीं, तो हमें बेसिकली वर्थ ऑफ द बिजनेस पता चलेगा। सो हम बैलेंस शीट देख के भी, हम नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे भी हम एक पर्टिकुलर कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं। क्या होता है आपका नेट एसेट वैल्यू? हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को लायबिलिटीज के साथ माइनस कर देंगे। लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। सो जो भी आपका बोरोड फंड्स है, जो भी आपका डिबेंचर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम उसको माइनस कर देंगे। हम टोटल एसेट्स ले लेंगे, उसमें से आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स हमें मिलेगा। सो दोस्तों ये जो एक तरीका है जिसको हम नेट एसेट वैल्यू मेथड बोलते हैं, ये तो बहुत पुराना तरीका है और ये भी एक सही तरीका है टू वैल्यू अ पर्टिकुलर कंपनी, बट इट इज प्राइमा फेसिली बेस्ड ओनली ऑन, वो सिर्फ बेस होता है अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर कि कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के अभी तक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम उस फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे बिजनेस को वैल्यू करते हैं। बट दोस्तों ये 100% करेक्ट नहीं है। अगर आपको कंपनीज को वैल्यू करना है तो आपको देखना चाहिए कि भाई ये कंपनी का फ्यूचर क्या है, बिकॉज आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तभी आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन कभी 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना नहीं होता है। वेल्थ क्रिएशन कभी भी ऐसी नहीं होती है। वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव या लॉन्ग टर्म, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो चलिए कंपनी के एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन कुछ एक्स है, बट हमें यह देखना है कि कंपनी आज से 10 साल के बाद एक्स प्लस कितना ग्रो होने वाला है, और एक्स प्लस जितना ग्रो होगा हम उस बेसिस पे उस कंपनी की वैल्यूएशन करनी चाहिए। सो दोस्तों मॉडर्न टेक्निक्स में हम फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट्स पे ज्यादा जोर देते हैं और उस फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट्स के बेसिस पे कंपनीज की वैल्यूएशन की जाती है। सो दोस्तों अभी जो ट्रेडिशनल मेथड्स था ना, एसेट्स देखना, प्लांट एंड मशीनरी देखना, वर्किंग कैपिटल कितना देखना, उसकी इन्वेस्टमेंट्स कहां पे है, उसकी सब्सिडरीज में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, वो सब चीज देखना, ये एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है बिजनेस वैल्यूएशन का। अभी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हमें वैल्यू करना है कंपनीज को, सो हमें उसका फ्यूचर चेक करना बहुत जरूरी है कि वो फ्यूचर में उसके बिजनेस मॉडल्स को कैसे ग्रो करने वाले, कहां पे पेनिट्रेट करने वाले, कहां से कितनी अर्निंग्स आने वाली है और जिससे बिजनेस वैल्यू एडिशन होने वाला है। सो दोस्तों यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में अर्निंग बेस्ड मॉडल्स, एसेट बेस्ड मॉडल्स, कैश फ्लो मॉडल्स, रिलेटिव वैल्यूएशन, और हम ये सब चीज के बेसिस पे कंपनी का वैल्यू, बिजनेस का वैल्यू को करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर आपको कोई भी कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू ढूंढनी है,
तो क्या करो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ, तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी आपको पता चलता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट कैप क्या है। जैसे इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे आता है इंडिया में हाईएस्ट मार्केट कैप है टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फिर आता है तुम्हारा एचडीएफसी बैंक। सो दोस्तों ये सब अपने लार्ज मार्केट कैप प्लेयर्स हैं, बट क्या सचमुच में उनकी वैल्यू उतनी है? ये चीज आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन सिखाएगा। जब भी हम डिफरेंट मॉडल्स के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड as per the business which they are going to do, or as per the earnings over the number of years, or as per the cash flows which they are going to generate, और फिर हम उसे कंपेयर करेंगे आज के एक्चुअल मार्केट प्राइस के साथ और देखेंगे कि क्या ये ओवर मार्केट कैपिटलाइज्ड है या अंडर मार्केट कैपिटलाइज्ड है, या फिर ये ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। सो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक तरीका होता है टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। जितना ज्यादा मार्केट कैप उतना ज्यादा उस कंपनी की मार्केट वैल्यू। बट दोस्तों उसके साथ साथ हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ देखना है कंपनी में, कि मैनेजमेंट क्या डिसीजंस लेता है, और मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेता है उससे बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसमें अर्निंग्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और प्रॉफिट्स कितने जनरेट होंगे, या फिर कितने साल में ब्रेक इवन होगा, और उस बेसिस पे बिजनेस वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि रिलायंस के पास एसेट्स वर्थ है 15,000 करोड़ के? बिल्कुल नहीं। रिलायंस के पास क्या अर्निंग्स है उतनी? बिल्कुल नहीं। बट दोस्तों मार्केट जब भी किसी भी चीज को वैल्यू करता है तभी फ्यूचर एस्टिमेट्स को कंसीडर करता है, फ्यूचर बिजनेसेस को कंसीडर करता है, उसके डाइवर्सिफिकेशन को कंसीडर करता है, और फिर हम उसी सारे फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लेके आते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी इज सऊदी अरामको। सऊदी अरामको आपने नाम तो सुना ही होगा। सऊदी अरामको दोस्तों ये कंपनी वैल्यू हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू अराउंड $1700 बिलियन, एंड इट वाज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, पहली कंपनी थी दुनिया में जो $2 ट्रिलियन मार्क को अचीव किया था। $2 ट्रिलियन मार्क मतलब 2000 करोड़ डॉलर्स को उन्होंने अचीव किया था। सो दोस्तों क्या इस कंपनी के पास एसेट्स वर्थ इतने होते हैं? बिल्कुल नहीं। जब भी हम बात करते हैं दूसरी कंपनीज की, जैसे एप्पल विच इज ऑल्सो वैल्यूड मोर देन $1000 बिलियन। सो दोस्तों जब भी अराउंड 1400 बिलियन डॉलर्स की उसकी वैल्यूएशन है। जब भी हम बात करते हैं गूगल की, अल्फाबेट इंक विच इज वैल्यूड अराउंड $1000 बिलियन। सो ये सब चीज के जो वैल्यूएशन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहा है, या उनकी अर्निंग्स इतनी है, या उनकी प्रॉफिट्स इतनी है? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं कि आज से 10 साल के बाद इस पर्टिकुलर कंपनीज की क्या वैल्यू रहेगी, वो कितना बिजनेस करेंगे। अगर हम सिर्फ एसेट्स और प्रॉफिट्स के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग करें या वैल्यूएशन करें तो कभी भी Amazon, फ्लिपकार्ट, फिर ओयो, जोमैटो, स्विगी, ये कभी वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये सब चीज तो लॉस मेकिंग है। सो जब भी हम बात करते हैं कि चलो जोमैटो इज वैल्यूड एट $5 बिलियन, सो जब भी जोमैटो वैल्यू होता है $5 बिलियन पे, तभी आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी ने प्रॉफिट इतना जनरेट किया है? नहीं, ये तो अभी भी लॉस मेकिंग है। एंड विथ एवरी इंक्रीज इन रेवेन्यू, जैसे जैसे उनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, दैट एड्स अप टू द लॉस। बट फिर भी इस कंपनी की वैल्यू $5 बिलियन है। अब फ्लिपकार्ट की आप वैल्यूएशन देखो $25 बिलियन है। तो ये जो वैल्यूएशन है वो आता कहां से है? सो उसका कंसेप्ट एकदम सिंपल है कि आज से लेकर 10 से 15 साल तक हम एस्टिमेट करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सेल्स ऑफ द कंपनी, हम एस्टिमेट करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी, हम एस्टिमेट करते हैं कि आज से 5 साल के बाद फ्लिपकार्ट और कितने कंपनीज को टेक ओवर करेगा। हम एस्टिमेट करेंगे कि भाई उसका मार्केट में पोजीशन क्या होगी, उसका कस्टमर बेस क्या होगा।
और उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आज से 4 या 5 साल के बाद वो ब्रेक इवन कर लेगा, फिर रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, और उस बेसिस पे आज हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट्स करेंगे, हम इसे डिस्काउंट करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेके आएंगे। सो हमें वो चीज तो देखना ही नहीं है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी का वर्थ कितना ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, वो चीज हम चेक नहीं करते। हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कितने मार्केट शेयर के बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, और आज नहीं तो कुछ सालों बाद तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग होगी। और अगर लॉस मेकिंग में कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड $20 बिलियन है, $25 बिलियन है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस जब प्रॉफिट मेकिंग होगा तभी कंपनी की वैल्यू कितनी होगी। और इस एस्टिमेट्स के बेसिस पे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट उसको इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सॉफ्ट बैंक है, सिक्वा कैपिटल है, एक्सेट्रा। ये जो भी ये सब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनिशियली तो सारे स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग ही होता है, बिकॉज उन्हें मार्केट पेनिट्रेट करना है। फ्लिपकार्ट इज स्टिल लॉस मेकिंग, Amazon इज लॉस मेकिंग। सो दोस्तों, विथ एवरी इंक्रीज इन देयर रेवेन्यू उन लोग फिर भी लॉस मेकिंग कर रहे हैं, फिर भी लॉस हो रहा है, बिकॉज आज उनको मार्केट पेनिट्रेट करना है। और दोस्तों, मार्केट पेनिट्रेशन के लिए वो हेवी डिस्काउंट्स देते हैं अपने कस्टमर्स को, जिसको हम कैश बर्निंग भी बोलते हैं। अगर आपने कैश बर्निंग के बारे में जाना होगा कि जहां पे कोई पर्टिकुलर कंपनी अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती है, बट फिर भी हम हेवी डिस्काउंट्स देके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर डेटाबेस बनाना चाहते हैं, उस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कुछ सालों के बाद डेफिनेटली वो पर्टिकुलर कंपनी में से कंपनी को वो पर्टिकुलर कस्टमर्स का डेटाबेस से कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। जैसे आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा ओला कैब्स, ओला आपने यूज किया ही होगा। ओला आपको पता है कि स्टार्टिंग में फ्री राइड्स ऑफर कर रहे थे। सो स्टार्टिंग में जब वो फ्री राइड्स ऑफर कर रहे थे, या स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ ₹5 पर किलोमीटर का जब प्राइस रखा था, आपको लगता है कि वो ₹5 पर किलोमीटर में उन लोग कुछ कमा रहे थे? बिल्कुल नहीं। हाँ, बट कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत ही सिंपल, एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स इस ऐप को डाउनलोड करें, इस सर्विस को यूज करना स्टार्ट करें, और जब भी मार्केट में उनका शेयर बढ़ जाए, कुछ सालों बाद फिर जब भी कस्टमर्स इसके हैबिचुअल हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस पर्टिकुलर कस्टमर से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। तो उन लोग क्या करते हैं? फिर सर्ज प्राइजेस लगा देते हैं, है ना, कि जब भी प्राइजेस जो भी नॉर्मल रेंज होता है उससे 2x प्राइस लगता है, कभी 1.5x लगता है। आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस दिस और नॉट, बट यू नो जब भी पिक आवर्स होते हैं, जब भी ऑफिस जाने का टाइम होता है, सबसे ज्यादा वहां पे रेट सबसे ज्यादा होते हैं इस पर्टिकुलर चार्जेस जो हम सर्विसेज यूज करते हैं उसके। तो तभी कंपनी डिसाइड करती है कि चलो ये बहाने हम लोग थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, इनिशियल बिजनेस मॉडल में अभी कैश बर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है, और कैश बर्निंग में सबसे ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है इनिशियल नंबर ऑफ इयर्स में, बट फिर भी इस कंपनियों की वैल्यूएशन अराउंड 1 बिलियन से लेकर 1000 बिलियन डॉलर्स तक होती है। और उसके पीछे का कंसेप्ट सिर्फ एक ही है कि कंपनी वैल्यू करते वक्त हम फ्यूचर देखते हैं, हम ग्रोथ देखते हैं, हम मैनेजमेंट पे विश्वास रखते हैं। और अगर कोई मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, उसका इंटीग्रिटी अच्छा है, विजनरी है, सो डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर लॉस को प्रॉफिट में जरूर कन्वर्ट करेगा, आज नहीं तो कुछ सालों बाद। अगर लॉस मेकिंग है तो डेफिनेटली आप अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बेसिस पे वैल्यू करोगे तो आप कभी इस कंपनी को वैल्यू ही नहीं कर पाओगे, आपको कंपनी का पोटेंशियल ही नहीं दिखेगा। लॉस मेकिंग है, आप देखोगे सर इसका तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, और यहां पे तो इतने सारा लोन ले रखा है, या फिर रेवेन्यू तो कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा, और फिक्स्ड एसेट्स तो ना के बराबर है, बिकॉज ये सब ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होते हैं। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज है दोस्तों। ओला कैब्स की अगर हम बात करें तो क्या ये सब कैब्स उनके खुद के? नहीं, बहुत कम पोर्शन ऑफ कैब्स उनके खुद का है, वरना तो वो कैब्स भी आपसे लेते हैं, कस्टमर्स भी कहीं और से लेके आते हैं, और आप दोनों को सिर्फ मिलाते हैं और उसका कमीशन खाते हैं।
सो दोस्तों एसेट्स में इन्वेस्टमेंट उन लोग बहुत कम करते हैं। तो यही तो चेंज आ गया, यही तो शिफ्ट आ गया है बिजनेस मॉडल्स में। पहले ऐसा नहीं था। जब भी हम बात करते हैं इनिशियल 19th सेंचुरी का या फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन 91 92 का भी, सो वहां पे जब भी कंपनीज के वैल्यूएशन होते थे तभी हमें जो दिखता था हम उस बेसिस पे कंपनीज को वैल्यू करते थे कि चलो टाटा स्टील है तो उनके कितने प्लांट्स है, फिर उस पर्टिकुलर प्लांट्स की वैल्यूएशन क्या है, उस प्लांट्स में कैपेसिटी क्या है, और हम उस बेसिस पे रेवेन्यू डिसाइड करते थे। और फिर हम देखते थे कि चलो ये कंपनी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इतना अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है तो ये कैपेसिटी जब भी यूज करेंगे तो कंपनी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट अभी दोस्तों बिजनेस मॉडल्स चेंज हो चुके हैं। ई कॉमर्स के बेसिस पे वैल्यूएशन अगर आपको करना है सो आपको बहुत डायनामिक होना पड़ेगा, आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, फ्यूचर एस्टिमेट्स करेंगे और फिर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे। सो दोस्तों वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको इक्विटी रिसर्च करना है या फिर आपको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ एसोसिएट होना है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, तो बिजनेस मॉडल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। और कोई भी एक वैल्यूएशन मॉडल आप सब कंपनीज के लिए अटैच नहीं कर सकते, फंडामेंटल सेम रहेंगे, बट आपको चेंज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो दोस्तों आइए पहले हम सीखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा बेसिक पार्ट, इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है? ओके दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। द बेसिक पर्पस ऑफ एनी एंटरप्राइज इज टू अर्न प्रॉफिट्स in order to sustain itself and promote growth. Management across the world endeavor in the aspect, be it sole proprietorship concern or a multinational giant, having its foothold across geographies. हर एक का ऑब्जेक्टिव एक ही है दोस्तों, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। आप बिजनेस क्यों करते हो? क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। बट मैं यहां पे अभी भी एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे आपका डिसीजन मेकिंग नहीं करना है, आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे आपका डिसीजन मेकिंग करना है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमाने के लिए अगर आपको डिसीजंस लेते हो, सो हो सकता है कि आपका विजन आप बहुत ही छोटा रख रहे हो, आप बहुत ही कम रख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इनिशियल आपको कुछ नंबर ऑफ इयर्स में लॉस हो, बट फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो वो बिजनेस डिसीजन मेकिंग एक्यूमेंट भी आपको रखना पड़ेगा, उसका विजन भी आपको रखना पड़ेगा, और हम उस बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं। सो इनिशियली भले आपको कैश बर्निंग करना पड़े, इनिशियली आपको मार्केट पेनिट्रेशन करना है। जोमैटो, स्विगी अभी भी लॉस मेकिंग है, बट फिर भी दे आर वैल्यूड एट $5 बिलियन। सो $5 बिलियन आप समझते हो दोस्तों कितना होता है? आपका 100 crores इज इक्वल टू 1 बिलियन। 100 crores इज इक्वल टू 1 बिलियन। $5 बिलियन मतलब $500 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। सो दोस्तों $500 करोड़ आप वैल्यूएशन देखो इंडियन रुपीज में कितना ज्यादा हो जाता है, आप मल्टीप्लाई करोगे आज के एक्सचेंज रेट से तो। बट फिर भी ये पर्टिकुलर कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग है। अगर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे कि चलो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सिर्फ प्रॉफिट ही करना है, तो शायद आप बिजनेस एक्सपेंशन इतना ज्यादा वाइड नहीं कर पाओगे। आप प्रॉफिट करोगे बट बहुत छोटा सा प्रॉफिट होगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रोथ करना है, तो इनिशियल कुछ नंबर ऑफ इयर्स में कैश बर्निंग करना पड़ेगा, थोड़ा लॉस हिट लेना पड़ेगा, फिर मार्केट पेनिट्रेशन होने के बाद आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, और उसी से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। और जब भी आपकी कंपनीज बहुत सारे जगह पे लोकेटेड होती है, बहुत सारे जियोग्राफिकल जगह पे आपके कंपनीज लोकेटेड है, डाइवर्सिफाइड है आपका बिजनेस, तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपकी कंपनी का इक्विटी बाय करना चाहेंगे। दे ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ। वो भी चाहते हैं कि वो आपके कंपनी के ओनर बने, और तभी आप आपकी इक्विटी को प्रीमियम पे बेच सकते हो। सो इसीलिए तो ये बहुत सारे कंपनीज फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग, थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग करते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका इक्विटी बाय करता है, आप उसको एक लॉक इन पीरियड दे दो कि शायद फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years प्लीज अपनी इक्विटी को किधर बेचना मत, आप अपने पास रखिए, और उसके बाद आप आपकी इक्विटी को चाहे तो बेच सकते हो, और फिर आप और इन्वेस्टर्स को लेके आइए, आप आपकी कंपनी का ईपीएस बढ़ाइए। सो दोस्तों इससे डेफिनेटली फायदा होने वाला है, ठीक है?
आइए सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सेंचुरीज अगो with United East India Company, referred to as Dutch East India Company, was the first corporation to be valued and an IPO was launched. So दोस्तों यही तो काम होता है मर्चेंट बैंकर का। जब ये IPO लॉन्च होता है उसके पहले उस IPO का प्राइस बैंड क्या होना चाहिए वो तो आपको पता ही होगा ना कि 300 से 500 रुपए के बीच में प्राइस बैंड होना चाहिए। और व्हाटएवर आप जो भी प्राइस बैंड डिसाइड करते हो, वैल्यू ऑफ द कंपनी ये IPO के पहले निकालना बहुत जरूरी है, तभी तो जाके FIIs, DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। The East India Company too stands as a fine example of corporate's way of doing world trade and perhaps the earliest of the institutions to focus on wealth maximization albeit in unethical ways. So ये unethical ways तो आपको पता ही है कि बेसिकली इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो वही था कि इंडिया में आके कंपनी स्टार्ट करके लोगों का कॉन्फिडेंस ढूंढ के फिर यहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ देखी और लूटना शुरू किया। ठीक है, बट पहले तो पेनिट्रेशन ऐसे ही हुआ था बाय स्टार्टिंग विद अ कॉर्पोरेशन एंड डूइंग बिजनेस। ठीक है, बट दोस्तों आपको जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है वो याद रखिएगा, आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अनएथिकल वेज में नहीं करना है, आपको एथिकल वेज में करना है। अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अनएथिकल वेज में करोगे इंडिया में तो फिर आपको फिर अब्रॉड में कहीं पे सेटल होना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारे अनएथिकल वेज से वैल्यूएशन होती है कंपनीज की और फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो उन लोग दिखाते हैं जिसके बेसिस पे बैंक से पैसा उठाते हैं और फिर वो पर्टिकुलर वैल्यूएशन कभी मटेरियलाइज ही नहीं होता और जिस वजह से इस पर्टिकुलर कंपनीज के प्रमोटर्स वो पैसा बैंक को नहीं दे पाते और उतने एसेट्स भी नहीं होते कि जिससे वो पैसा रियलाइज किया जाता है, फिर अल्टीमेटली अब्रॉड में सेटल होना पड़ता है। सो दोस्तों हमें अनएथिकल वेज पे बिजनेस वैल्यूएशन नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ के बेसिस पे बिजनेस वैल्यूएशन करना है। हमें देखना है कि इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्रमोटर्स का ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और विजन, ये चीज को स्टडी कीजिए और उस बेसिस पे वैल्यूएशन कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, The need of proper assessment for an enterprise value can be typically for, तो ये एक आपका थियरी क्वेश्चन हो सकता है कि what are the need for enterprise value, हम enterprise value क्यों निकाले, what is the need, कि ये enterprise value क्या फायदे क्या है। तो यहां पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन फॉर इट्स इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कि भाई खुद भी तो देखेंगे कि भाई कंपनी की वैल्यू क्या है और हमने जिस प्राइस पे इन्वेस्ट किया फिर हम वो भी तो चेक करेंगे कि भाई हमने जो इन्वेस्ट किया उससे अगर कंपनी की वैल्यू कम हो चुकी है तो फिर अभी का अभी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दो। कंपैरिजन विद सिमिलर एंटरप्राइज फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट एफिशिएंसी, है ना। सो रिलेटिव वैल्यूएशन हम जिस चीज को बोलते हैं कि भाई दूसरे कंपनीज के साथ वैल्यू करके देखिए कि हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं या इनएफिशिएंटली। जैसे आप लोग करते हो ना कि भाई आज तेरा कितना पढ़ाई हुआ, तूने आज कितने वीडियोस देखे, आज कितना एफिशिएंटली तुमने पढ़ाई किया। तो ये सब वेज हम वैल्यूएशन जरूर करते हैं बाय टेकिंग कंपैरिजन विद अदर एंटरप्राइज वैल्यू। फिर अगर आपको फ्यूचर पब्लिक लिस्टिंग करना है, अगर आपको आईपीओ के साथ स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एग्जांपल फाइंडिंग आउट वैल्यू ड्राइवर ऑफ एन एंटरप्राइज और करेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश। दोस्तों जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो भी अपना सरप्लस कैश था डिसाइड किया कि हमें डाइवर्सिफाई करके एक टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। उन्होंने जियो के साथ शुरुआत की, फिर जियो जैसे जैसे बढ़ाने लगे फिर स्ट्रैटेजिकली सोचा कि इसमें हमें और इन्वेस्टर्स चाहिए, तो रिलायंस में उन्होंने और ज्यादा इक्विटी बेचना स्टार्ट किया और इन्वेस्टर्स को लेके आए और उससे उसी पैसों से बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, फिर बॉल पार्क प्राइस, दैट इज व्हाट इज द प्राइस फॉर द एक्विजिशन। इस चीज को भी ध्यान से समझिए कि इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ये फर्स्ट स्टेप है बिफोर एनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सो बॉल पार्क प्राइस का मतलब क्या होता है कि व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट प्राइस अगर आपको एक्विजिशन करना है तो। ठीक है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर आपको पैसा बैंक से चाहिए एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यूएशंस करेंगे, हम फ्यूचर एस्टिमेट्स कैलकुलेट करेंगे और हम जो भी फ्यूचर एस्टिमेट्स कैलकुलेट करेंगे फिर हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे। एंड फॉर रेजिंग फंड्स हम इस बेसिस पे हम बताएंगे कि भाई चलो ये हमारी वैल्यू ऑफ द बिजनेस है, आप इतना
हमें लोन दे दीजिए, या फिर इतना पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर से लेके आ सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा लेके आ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके लिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज एंड फॉलोइंग थिंग्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, कि भाई वैल्यूएशन करने की पर्पस क्या है, हमें क्यों वैल्यूएशन करना है, फिर कौन से मेथोडोलॉजीज को हम यूज करेंगे, कैश कितना जनरेट हो रहा है, अभी की इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या है। और ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होता है या फिर चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है तो उससे बिजनेस वैल्यूएशन में जरूर फर्क पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए इकोनॉमी में जिस वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं, तो उसको भी वैल्यूएशन के अंदर जरूर कंसिडर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे होटल्स वगैरह ऑपरेशनल नहीं थे, रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं था, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे ज्यादा हिट हुआ था। सो उस पर्टिकुलर केस में हम वैल्यूएशन कैसे करें वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए हमें वैल्यूएशन करना है। फिर इंडस्ट्री कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। बहुत ज्यादा डेप्थ होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में तो आप जानते हो कि उसकी बिजनेस वैल्यूएशन क्या होगी। हम लोग बहुत लेवर्ड कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना प्रिफर नहीं करते, हम चाहते हैं कि भाई हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहां पे इक्विटी ज्यादा है रादर देन बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो आपको पता है कि फाइनेंशियल रिस्क कंपनी में बढ़ जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए वैल्यूएशन करना है, ठीक है। सो दोस्तों ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या है, तो कुछ मेथोडोलॉजीज क्या है। बट आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जागा होगा कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम वैल्यूएशन बिजनेसेस का सीखने वाले, फ्यूचर एस्टिमेट्स करने वाले, डिस्काउंट करने वाले, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे और फिर हम उसको एग्जिस्टिंग मार्केट कैप के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ईगल लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट of rupees 77 lakh after 30% tax for the financial year 11-12. An analysis of the accounts revealed that the income included extraordinary items of rupees 8 lakhs and the extraordinary loss of rupees 10 lakhs. The existing operations except for the extraordinary items are expected to continue in future also. And in addition, the results of the launch of a new product are expected to be as follows, जिसमें आपके पास सेल्स अवेलेबल है 70 लाख, मटेरियल कॉस्ट है 20 लाख, लेबर कॉस्ट है 12 लाख एंड आपका फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपए। You are required to calculate the value of the business given that the capitalization rate is 14%. And second, determine the market price per equity share with Eagle Limited share capital being comprised of 1 lakh 13% preference share of rupees 100 each and 50 lakhs equity share of rupees 10 each, the P ratio being 10 times. So दोस्तों क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करना है, और वैल्यू ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स अवेलेबल है। प्रॉफिट्स का अमाउंट है दोस्तों कितना, 77 लाख रुपीस। बट दोस्तों ध्यान में रखिए कि ये जो प्रॉफिट है 77 लाख रुपीस वो कैलकुलेट हुआ है बाय कंसिडरिंग सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अभी आप मुझे बताइए क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एंड एक्सपेंस को हमें कंसिडर करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन? देन द आंसर इज नो। हमें क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एंड एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करना चाहिए? सिंपल लॉजिक है, वो एवरी ईयर नहीं आने वाला। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई लॉ सूट कॉम्पनसेशन है, आपने केस कुछ आप जीत गए, उसमें आपको कुछ पैसा मिला, क्या ये आपको एवरी ईयर मिलने वाला है? नहीं। तो वैल्यूएशन करते वक्त ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं उसे हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, उसको हमें निकाल देना चाहिए और फिर हमें वैल्यूएशन करना चाहिए। अगर आपको कोई इंश्योरेंस सेटलमेंट मिला या फिर कोई डैमेजेस रिसीव हुए ऑन लॉस ऑफ गुडविल और रेपुटेशन, ये जो भी आइटम्स है ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एवरी ईयर बिजनेस ऑपरेशंस में नहीं आते। तो वैल्यूएशन करते वक्त क्या हमें उस चीजों का एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, और यही क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन है।
तो हमारे पास यहां पे एनपैट दिया गया है एज 77 lakhs। सो एनपीबीटी में से टैक्स माइनस किया आपको एनपैट आएगा। एनपैट है आपके पास 77 lakhs। और हम देखेंगे कि जो 77 lakhs कैलकुलेट हुआ है उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन और लॉस भी है। सो डोंट यू थिंक दोस्तों हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा? कम ऑन, यस और नो? यस सर। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा बोला गया है दैट द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ओके। और एक नया प्रोडक्ट भी हम लोग कुछ लॉन्च कर रहे हैं और ये उसके डिटेल्स दिए हुए हैं। सो हमें इसके बेसिस पे उसका कैश फ्लोज निकल सकता है। सो अभी जब हम टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस करेंगे तभी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से हमारा हमको कितना पैसा आने वाला है वो भी हम देखेंगे। और उसके साथ साथ हम वो भी चीज चेक करेंगे कि भाई अगर 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 आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो नया प्रोडक्ट जो आएगा तो उससे कितना कैश फ्लो जनरेट होगा हम उसको भी कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। फिर दोनों चीज को ऐड करके हम कैपिटलाइज करेंगे तभी हमें वैल्यू ऑफ द बिजनेस मिलेगा, ओके। चलिए सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं। गो टू योर नोटबुक्स, राइट डाउन दिस विथ मी, साथ में करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हेडिंग दे दीजिए वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये आपका हेडिंग होगा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अभी दोस्तों इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके पास 77 लाख सबसे पहले आफ्टर टैक्स है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, एनपीबीटी माइनस टैक्स हम करेंगे एट द रेट ऑफ 30%, तो हमें आएगा एनपीएटी। सो अगर ये 100 है, ये 30 है, तो ये 70 है और हमारे पास 77 लाख रुपीस अवेलेबल है। तो हमारे पास 77 लाख रुपीस अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमें एनपीबीटी कैलकुलेट करना है, तो क्या हम एनपीबीटी कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हां। कैसे? जो 77 लाख है वो आपका 70 है, तो 100 कितना होगा? तो हम करेंगे 77 इंटू 100 डिवाइड दैट बाय 70। तो ये चीज करने से आपको 110 आ जाएगा। सो आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है आपका 110 लाख। अभी दोस्तों ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 110 लाख है, उसमें से फिर टैक्स 30% माइनस हुआ है करके आपको एनपैट मिला है। बट ये हम एनपीबीटी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एंड लॉस। क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो that the income included extraordinary of rupees 8 lakhs and extraordinary loss of rupees 10 lakhs। तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एनपीबीटी इज इक्वल टू रुपीज 110 lakhs, जिसमें से इनकम हम हटा देंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ओके। वो कितना है भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम? 8 लाख रुपए है और हम ऐड कर देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, और वो कितना अमाउंट है आपके पास? वो है आपके पास 10 लाख रुपए। सो दोस्तों इसी से क्या हमें एडजस्टेड एनपीबीटी मिलेगा? कम ऑन, यस और नो? देन द आंसर इज यस, आपको एडजस्टेड एनपीबीटी मिलेगा। सो वो है आपके पास 112 लाख। योर एडजस्टेड एनपीबीटी इज रुपीज 112 lakhs, ओके। अभी इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। आइए अभी हम इसमें से टैक्स को माइनस कर देते हैं। आपके पास टैक्स परसेंटेज कितना है? तो टैक्स परसेंटेज है आपके पास 30%, तो वो है आपके पास रुपीज 33.6। तो आपको फाइनली आएगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
विच इज नथिंग बट रुपीज 78.4 lakhs। हमें अभी वैल्यूएशन के लिए किस प्रॉफिट्स को कंसिडर करना चाहिए? तो ऑफकोर्स हम लोग ये एडजस्टेड एनपीएटी जो है 78.4 lakhs, हम इसी को कंसिडर करेंगे। बट ये तो सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से है। क्या यहाँ पे आप नया प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर रहे हो? कम ऑन, यस और नो? यस सर। और नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा है उससे भी आपको और नेट प्रॉफिट्स आएंगे, तो हमें वो भी चीज को कंसिडर करना पड़ेगा, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हमें टोटल प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सो आपके पास एडजस्टेड एनपीएटी आ गया, आपके पास 78.4 lakhs। अभी हम लोग न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीएटी फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास क्या सेल्स अवेलेबल है? जी हाँ, 70 lakhs। तो सेल्स है हमारे पास रुपीज 70 lakhs। फिर हमको सब्ट्रैक्ट करना है कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट है 20 lakhs। ओके, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लेबर कॉस्ट 12 lakhs। फिर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं फिक्स्ड कॉस्ट 10 lakhs। और ये सब माइनस करने के बाद हमको आएगा 28 lakhs। और ये हम बोलेंगे एनपीबीटी, जिसमें से हम टैक्स 30% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8.4, तो आपको इवेंचुअली एनपीएटी मिलेगा 19.6। ये हमें नए प्रोडक्ट से इतना पैसा मिलने वाला है 19.6 lakhs आफ्टर टैक्स। सो ये है आपका बी पार्ट। तो अभी प्रॉफिट्स के लिए हम टोटल प्रॉफिट्स लेंगे, देयरफॉर आपका टोटल एनपैट होगा ए प्लस बी, मतलब जो आपको यहां पे 78.4 है हम इसमें ऐड कर देंगे 19.6 के साथ, तो आपको रुपीज 98 lakhs आएगा। सो रुपीज 98 lakhs है, ये आपका टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ओके, टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपके पास 98 lakhs। अभी दोस्तों ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो आपको दिया गया है 14%। क्या है आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट? 14%। तो हमें अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कर सकते हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ बिजनेस will be 98 lakhs, divide that by 14%, तो आपको आएगा रुपीज 700 lakhs। ठीक है, सो रुपीज 700 lakhs आपका वैल्यू ऑफ द बिजनेस आने वाला है, 700 lakhs। परफेक्ट है, क्लियर है, सही है? ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस। हो सकता है कि ये जो 98 लाख रुपीस का प्रॉफिट्स है ये टिल परपेचुटी आपका कांस्टेंट हो, और अगर ये टिल परपेचुटी कांस्टेंट हो तो आपको वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे कैलकुलेट करना है? सीधा सीधा 98 लाख को आप कैपिटलाइज कर दीजिए 14% के साथ, तो आपको 700 लाख मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। परफेक्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है। आइए अभी रीड करते हैं सेकेंड पार्ट। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर with Eagle Limited share capital being comprised of 1 lakh 13% preference shares of 100 each and 50 lakh equity shares of 10 each, the P ratio being 10 times। दोस्तों हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और P रेशियो आपको दिया हुआ है। क्या आप जानते हो P रेशियो जब भी दिया होता है हम मार्केट प्राइस फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग EPS इनटू P रेशियो। तो हमें एक्सपेक्टेड EPS ढूंढना है, हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे P रेशियो के साथ, सो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस पर शेयर आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो
दोस्तों सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा कंसेप्ट, पहले हम ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो फाइनली जो भी आपका एनपैट आ रहा है, अच्छा बाय द वे एनपैट कितना आ रहा है आपका 98 लाख। सो 98 में से पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आपके पास कितना परसेंट रेट दिया है, 13% आपको रेट दिया है, और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ओके। सो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच को हम मल्टीप्लाई करते हैं 13% के साथ, तो आपको इवेंचुअली 13 लाख आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। सो फिर आपको नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलेगा 85, और फिर हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो यहां पे लिखा है ना 50 लाख। सो हम 50 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपको ईपीएस मिलेगा 1.7। सो ये आ गया आपका ईपीएस। अभी तो दोस्तों हमारा सबसे इजी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर ईपीएस है, उसको आप पी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर लो। इक्विटी शेयर वैल्यूएशन में हमने पूरा यही चीजें तो डिस्कस की है, ओके। देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर इज ईपीएस इनटू पी रेशियो, मतलब 1.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पी रेशियो जो कि है 10 टाइम्स। सो ये आपका आएगा ₹17। ये है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर ₹17। परफेक्ट, सुपर, ऑसम, ठीक है। ये है आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत ही इजी। ईपीएस को पी रेशियो के साथ एग्जामिनेशन में क्लिक कैसे होगा, अगर आपके पास पी रेशियो है, ईपीएस पी को मल्टीप्लाई कर लो, आपको एमपीएस मिल जाएगा, ओके। सो दोस्तों अब मैं आपको सॉल्यूशन एक बार प्रेजेंट कर लेता हूं, आपको कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। So that's it, my dear students. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.